ऑल डन। नहीं जी, चैप्टर 2 हमने किया अपने फास्ट फॉरवर्ड वे में, रिवीजन क्लासेस के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। इतना फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं, साथ साथ हम चीज़ों को समझते गए थे और जहाँ पे तेज़ी से गुजरना था हम तेज़ी से गुजरे। चैप्टर 3 की बात करते हैं, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट्स की वैलिडिटी और उसको देखने के लिए चैप्टर 2 की हमारी अजम्पशन ये थी कि ऑफर और एक्सेप्टेंस को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब चैप्टर 3 से आगे हम एज्यूम करेंगे कि ऑफर और एक्सेप्टेंस तो है ही, उसके अलावा हमें क्या चाहिए। ये चैप्टर हमें बताएगा कि कुछ असेंशियल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए। 2 असेंशियल्स हमने पीछे पढ़ लिए हैं और उन 2 के अलावा 5 और असेंशियल्स होते हैं जो हमारे सिलेबस में मौजूद हैं। असेंशियल्स कुछ और भी हैं लेकिन हमारे सिलेबस में 7 असेंशियल्स हैं जिनमें से ऑफर एक्सेप्टेंस हमने पढ़ ली। अब ये चैप्टर हमें बाकी असेंशियल्स के बारे में बताएगा। असेंशियल्स के बारे में बताने से पहले ये चैप्टर हमें कुछ वर्ड्स बताना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड का लफ्जी मतलब है मनसूख, बातिल, गलत, एक ऐसी चीज़ जो सही ना हो। तो वॉइड एग्रीमेंट्स का मतलब है वो एग्रीमेंट्स जो सही नहीं है, ऐसे एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, ऐसे एग्रीमेंट जिसको आप कानून की शक्ल नहीं दे सकते, वो कहलाएंगे वॉइड एग्रीमेंट्स। एग्रीमेंट अगर था ही गलत तो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। अगर एक एग्रीमेंट गलत है तो हमने कहा था वो एग्रीमेंट विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ वो वैलिड है। तो अगर एक एग्रीमेंट ही सही ना हो तो वो एनफोर्सेबल ही नहीं होगा। अगर एक गैर कानूनी चीज़ है तो अदालत उसको आपको लीगल पावर ही नहीं देगी उसमें। तो ऐसे एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ ना हो, लॉ की तरफ से मना हो, वो कहलाते हैं वॉइड एग्रीमेंट। और वॉइड एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होते हैं। कुछ लैटिन टर्म्स हैं हमारे सिलेबस में जो कि लॉ की टर्मिनोलॉजीज होती हैं। एब इनिशियो का मतलब होता है स्टार्टिंग से, हमेशा से ही, पहले दिन से ही। तो वॉइड एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होते हैं, यानी कि वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग। तो वॉइड एग्रीमेंट का मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट जो शुरू से ही किसी वजह से गलत है, उसमें कोई गड़बड़ है और वो कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता, तो उसको हम कहेंगे वॉइड एब इनिशियो। फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ऐसे एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। वो एग्रीमेंट जो गलत है वो वॉइड एग्रीमेंट है, और वो एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, जो सही है और बाय लॉ एनफोर्स हो सकता है, वो क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि वैलिड एग्रीमेंट में लीगल बाइंडिंग ऐड हो जाए तो ये बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। फिर किताब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बताना चाहती है। वॉइड एग्रीमेंट था जो शुरू से ही गलत हो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया हो। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि एक एग्रीमेंट होगा, उसमें लीगल बाइंडिंग होगी और कॉन्ट्रैक्ट बन गया होगा। तो फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो बना था और अब किसी वजह से गलत हो गया है। एक कॉन्ट्रैक्ट बना था, अचानक से पाकिस्तान में नया लॉ पास हो गया कि वो चीज़ नहीं हो सकती पाकिस्तान में, वॉइड हो गया। कॉन्ट्रैक्ट बना था लेकिन अचानक से वो चीज़ इम्पॉसिबल हो गई, वॉइड हो गया। था नहीं, हो गया, वॉइड हो गया। जैसे हमने कहा कि ए ने बी से एग्रीमेंट किया था मैं आपको काइट्स बेचूंगा, और अचानक से लाहौर में कानून आ गया कि लाहौर में काइट्स बेचना मना है, तो वो एग्रीमेंट जो शुरू में ठीक था, अब ये वाला जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया था ये बाद में वॉइड हो गया। वॉइड एग्रीमेंट में हमने क्या कहा? था ही वॉइड, शुरू से ही गलत था। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या कह रहे हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन बट सब्सिक्वेंटली इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। ये बाद में वैलिड नहीं रहा, शुरू में वैलिड था। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू में सही हो और बाद में किसी लीगल वजह से, किसी भी वजह से वो वॉइड हो जाए। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट शुरू में एनफोर्सेबल बाय लॉ था बट आफ्टरवर्ड सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ हो गया। तो जिस वक्त वो सीज हो गया उस दिन वो बन जाएगा वॉइड। तो वॉइड एग्रीमेंट शुरू से ही गलत है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो सही था बट आगे चल के कुछ ऐसा हुआ कि वो वॉइड हो गया। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि वैलिड भी हो सकता है और वॉइड भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि यूज़र क्या चाहता है। कई दफ़ा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट में किसी एक पार्टी के साथ नाइंसाफ़ी होती है, एक बंदा मजलूम होता है, उसके साथ जुल्म किया जाता है। जो मजलूम है उसको लॉ ये इख्तियार देता है कि तुम बताओ तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे चलाना चाहते हो या तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना चाहते हो। तो मजलूम को उस इवेंट की वजह से, फॉर एग्जांपल उसके साथ कोई जुल्म हुआ, ये मजलूम की ऑप्शन है, वो कहे तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, वो कहे तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। ये ऑप्शन है मजलूम के पास। मजलूम किसे कहते हैं? एग्रीव पार्टी को। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव पार्टी। मजलूम पार्टी के कहने पे वॉइडेबल है, नॉट एट द ऑप्शन ऑफ डिफॉल्टिंग पार्टी। डिफॉल्टिंग पार्टी नहीं, एग्रीव पार्टी। एग्रीव पार्टी इज मजलूम।
अगर मैं मजलूम सही से लग गया, नहीं नहीं ऐसा काम ख़राब करना था, मजलूम पार्टी, डिफ़ॉल्टिंग जालिम पार्टी, जो डिफ़ॉल्ट कर रही है, जिसने गड़बड़ की है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज। कुछ लोगों के कहने पे नहीं होता, बट नॉट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स। एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक या एक से ज़्यादा बंदों ने जुल्म किया है और एक या एक से ज़्यादा बंदों ने जुल्म सहा है, तो जिन्होंने जुल्म सहा है उनके ऑप्शन पे वॉइडेबल हो जाता है और दूसरों के ऑप्शन पे नहीं। तो डिफ़ॉल्टिंग पार्टी कहेगी मैं कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाहती हूँ, नहीं होगा, लेकिन मजलूम कहेगा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना है तो हो जाएगा। तो ये कहलाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। हम आगे चल के पढ़ेंगे चैप्टर 4 में कुछ सिचुएशन जहाँ कुछ वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। आप चाहो तो उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कह दो, चाहो तो उसको वॉइड कह दो। वॉइड और वैलिड का इख्तियार जब आपको मिल जाता है तो ये जो इख्तियार आपको मिला है ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड हो सकता है, ये वॉइड नहीं है और ये वैलिड भी नहीं है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कुछ ऐसा जुल्म हुआ है कि यूज़र, जो मजलूम यूज़र है, उसके पास इख्तियार है कि वो उसे वैलिड कहना चाहे, उसके पास इख्तियार है ये इसे वॉइड कहना चाहे। डन। कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। कॉन्ट्रैक्ट में हमारे सिलेबस में 7 एसेंशियल्स हैं, 2 हम पढ़ के बैठे हुए हैं। एक अच्छी ऑफर होनी चाहिए, एक अच्छी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, उसके अलावा 5 एसेंशियल्स हैं जिनमें से फ्री कॉन्सेंट और ये आखिरी वाला अगले चैप्टर में डिस्कस होगा, और ये 3 इसी चैप्टर में इंशाल्लाह ताला डिस्कस होंगे। एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की तब शक्ल इख्तियार करेगा जब कुछ शराइत पूरी हों, वैलिड ऑफर, वैलिड एक्सेप्टेंस, देन फ्री कॉन्सेंट, आज़ादी दिमाग। जब दोनों पार्टीज़ ने कॉन्ट्रैक्ट बगैर किसी ज़ोर ज़बरदस्ती, दबाव के, कन्फ्यूजन के अगर एग्री किया है। डिटेल में हम आगे चल के पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। पार्टीज़ कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, जो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वो इस काबिल हों कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। एक लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, कोई वजह होनी चाहिए, कोई कमर्शियल वजह होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और वो कमर्शियल लॉफुल होनी चाहिए, इलीगल नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट यानी कि मकसद लॉफुल होना चाहिए, और एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड ना हो। लॉ ने ऐसा ना हो कि एक्सप्रेसली कह दिया हो कि ये चीज़ तो मना है। कुछ एग्रीमेंट है जो लॉ ने बता दी कि ये वॉइड है, हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आपका दिमाग आज़ाद होना चाहिए, चैप्टर 4 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। 3 और शर्तें, पार्टीज़ इस काबिलों को कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, इसको हम कहते हैं कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। एक कमर्शियल वजह होनी चाहिए, इसको हम कहते हैं कंसिडरेशन। एक कमर्शियल कोई ना कोई वो होना चाहिए, कोई एलिमेंट होना चाहिए जो भी उसमें लेन देन हो रहा है, और दूसरा जो उसकी रीज़न है, उसके पीछे जो पर्पज़ है कॉन्ट्रैक्ट के पीछे, वो भी नेक होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि जी वजह में और कंसिडरेशन में क्या फ़र्क है, तो जब हम कंसिडरेशन को समझ लेंगे और वजह को समझ लेंगे तो थोड़ा सा ये डिफरेंस करना आसान होगा, क्योंकि अभी हमने कंसिडरेशन को भी सही से नहीं समझा, हल्का सा तारुफ किया है, लेकिन अभी हमने इसके ऊपर पूरा यूनिट पढ़ना है। तो फिर वहाँ पे हम देखेंगे कि कंसिडरेशन और जो ऑब्जेक्ट है इसमें बेसिक फ़र्क क्या है। तो 5 चीज़ें होनी चाहिए, लिस्ट आ गई, याद कर लेना है। ये एसेंशियल्स हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। हमने ऑफर के एसेंशियल्स पढ़े, एक्सेप्टेंस के एसेंशियल पढ़े, ये कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स हैं। ये 5 इजाफी हैं ऑफर और एक्सेप्टेंस के, यानी अजम्पशन ये है कि एग्रीमेंट तो है, तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा, यानी कि वो ऑफर, एक्सेप्टेंस और वो सारी चीज़ें तब कॉन्ट्रैक्ट बनेंगी जब ये 5 चीज़ें और होंगी। तो इनमें से एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपिटेंस ऑफ पार्टीज़, जिसको हम कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ भी बोलते हैं। जो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, क्या उनकी सलाहियत है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या वो इस काबिल हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। अगर पार्टीज़ इस काबिल होंगी कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकेंगे तो हम कहेंगे कि वो कॉम्पिटेंट हैं, उनमें ये कैपेसिटी है। तो ए और बी, जिन 2 बंदों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट करना है, वो इस काबिल होने चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। अब कौन लोग हैं जो इस काबिल नहीं होते और कौन लोग हैं जो इस काबिल हैं, वो हमें ये चैप्टर बताएगा। वो कहते हैं वो तमाम लोग जिनमें ये 3 शराइत पाई जाती हैं वो इस काबिल हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कौन लोग भला? वो जो एज ऑफ मेजॉरिटी रखते हैं, माइनर नहीं है, छोटे बच्चे नहीं हैं, बड़ी एज के हैं, इसके ऊपर भी बात होगी। साउंड माइंड है, जिनका जहनी तवाज़ुन ठीक हो। नंबर 3, नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। उनको जिस भी लॉ को वो फॉलो कर रहे हैं उसने मना ना किया हो। 3 बातें पूरी होनी चाहिए। नंबर 1, आप एज ऑफ मेजॉरिटी रखते हो। नंबर 2, आप साउंड माइंड हो। और नंबर 3, आपको कॉन्ट्रैक्ट करने से ना रोका हो किसी लॉ ने। अगर ये तीनों की तीनों शर्तें आप में मौजूद हैं, यू आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट।
अब इनमें से करके पढ़ते हैं कि मेजॉरिटी या मिनॉरिटी क्या है, साउंड माइंड किसे कहते हैं, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ क्या चीज़ है। माइनर, माइनर कहते हैं छोटे बच्चे को। अब कितने छोटे बच्चे को माइनर कहते हैं और कितने उम्र के बच्चे को या बड़े को मेजर कहते हैं, डिफरेंस है रेगुलर केसेस में 18 साल। जब एक बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो वो माइनर नहीं रहेगा, वो मेजर हो जाएगा। अब ये 18 साल का हो जाएगा या 18वां साल शुरू होगा जब उसकी 18th हैप्पी बर्थडे आएगी। तो जिस तारीख को वो अपनी 18वीं सालगिरह सेलिब्रेट करा, यानी कि वो 18 साल का पूरा हो गया और 19वां साल स्टार्ट हो गया, तो अब हम कहेंगे कि वो बच्चा माइनर नहीं रहा, वो मेजर हो गया है। तो हम कहते हैं कि जब उसकी बर्थडे होगी तो रात 12 बजे वो अचानक से मेजर हो जाएगा। 11:58 पे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता और 12:01 पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि वो मेजर हो गया। कानून की नज़र में 18 साल का होना ज़रूरी है। कुछ बच्चे जो है उनकी जो कस्टडी है वो किसी गार्डियन वगैरह के पास होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके फॉर एग्जांपल वालिदैन की डेथ हो गई या कुछ और इस तरह का मसला हुआ तो उनको किसी कफ़ील के पास रखवा दिया, कुछ चाचा मामा ताया इसने पाल लिया उन बच्चों को। ऐसे बच्चों के बारे में लॉ को ये लगता है कि ये बच्चे जो है वो चाहे बड़े तो हो गए हैं लेकिन ये अभी अपने उस कफ़ील के असर से बाहर नहीं निकले। भाई एक चाचे ने जो है वो एक बच्चे को पाला हो और बच्चा तो माइनर है, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो बच्चे की प्रॉपर्टी भी कई करोड़ की हो, वालिद के मरने के बाद बच्चे को प्रॉपर्टी मिल गई हो और बच्चा उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकता क्योंकि वो माइनर है। तो चाचा ने बच्चे को बड़े चाह से पाला हो, ठीक है, वो तो है ही चाचा, तो 2 दफ़ा चाह, तो उसने जो है वो बड़े अरमान से बच्चे को पाला, उसे बड़ा किया और उस बच्चे को ज़रूरियात ज़िंदगी सप्लाई की और वो सारा कुछ है। जब बच्चा 18 साल का हो गया फॉर एग्जांपल, तो चाचा ने सोचा कि जो है अब बच्चे को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, तो एक दिन उस 18 साल के बच्चे को, देखिए 18 साल के तो आप भी हैं लेकिन अक्ल शऊर भी तो ज़रूरी है ना, तो कहने का मतलब है आप 18 साल के हैं ना, आप में तो अक्ल शऊर भी है। हर 18 साल का बच्चा जो है वो अक्लमंद थोड़ी होता है। तो कानून को यहाँ लगा कि जो किसी कफ़ील के अंडर आता है ना उसको टाइम लगेगा, यानी अभी वो 18 साल का जैसे ही होगा तो वो लीगली तो आज़ाद है लेकिन अभी भी वो कहीं ना कहीं मतलब आप अभी भी अपने चाचा मामा ताया उसकी इज़्ज़त करते हैं और ख़ासतौर पे उन्होंने अगर आपको पाला हो तो आप और ज़्यादा इज़्ज़त करेंगे। तो जैसे ही बच्चा 18 साल का होगा चाचा बच्चे को सामने बिठाएगा और उसको कहेगा कि बेटा तेरे चाचा ने जो है ना तुझे पालने के चक्कर में तेरा चाचा बूढ़ा हो गया, ठीक है, मैं अपनी ज़िंदगी बड़ी खुशी से गुजार सकता था लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरे मरे हुए बाप को जो है वो मैं बाहर हशर में जाके मुंह दिखाऊं कि उसके बच्चे को मैंने अकेला छोड़ दिया, तो मैंने अपने बच्चों को साइड पे करके हमेशा तुम्हारी परवरिश की। लेकिन अब ये हड्डियाँ बूढ़ी हो गई हैं, अब ये चाचा नातवा हो गया है और ज़ाहिर है मुझे अंदाज़ा हो गया कि तुम बड़े होने के बाद उन सारी बातों को याद रखो, उन सारे एहसानात को याद रखो जो मैं तुम्हारे कम सनी में तुम्हारे ऊपर किए हैं। तो ज़ाहिर है मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा जज्बाती ना भी हो तो कम से कम आधी प्रॉपर्टी तो मुझे दे ही दो। बच्चा ज़ाहिर है 18 साल का है, लीगली तो आज़ाद है लेकिन जहनी तौर पे भी उतना आज़ाद नहीं है, वो अपने कफ़ील के ज़ेर असर है। तो ऐसा नहीं है कि 18 साल का होते साथ ही बच्चा भी बड़ा सियाना हो जाएगा। तो लॉ ने फिर अंदाज़ा लगाया कि बच्चे बदतमीज़ किस एज में हो जाते हैं, किस एज में वो अपने चाचे मामे से भी बदतमीज़ी करना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने कोई 3 साल ऐड किए। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई गार्डियन या अपॉइंट हुआ होगा, गार्डियन वार्ड एक्ट के तहत कोई कफ़ील अपॉइंट हुआ होगा, अब बच्चे की जो एज ऑफ मेजॉरिटी है वो 21 साल है, वो 18 साल नहीं है। तो याद रहे नॉर्मली मेजर और माइनर 18 साल में होता है, लेकिन अगर किसी बच्चे पे कफ़ील अपॉइंट हुआ है तो लॉ ने उसमें मज़ीद 3 साल ऐड कर दिए ताकि वो बच्चा मज़ीद इतना मैच्योर हो जाए कि उस जहनी असर से भी बाहर निकल आए। याद रहेगा। देन माइनर के रूल्स क्या हैं? पहली बात यह है कि माइनर के साथ जो एग्रीमेंट है वो वाइड एब इनिशियो है, माइनर के साथ एग्रीमेंट नहीं हो सकता। इट इज़ नेसेसरी दैट माइनर मस्ट बी कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एट टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। आप इसको माइनर नहीं इसको पढ़ें, पर्सन मस्ट बी कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एट टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ये ज़रूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते वक्त वो बंदा बड़ा हो। भाई एक बच्चा था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस वक्त जब वो 13 साल का था, वो जब 19 साल का हुआ तो उसने पलट के कहा मैं रेटिफाई कर रहा हूँ, कंफर्म कर रहा हूँ उस कॉन्ट्रैक्ट को क्योंकि मैं बड़ा हो गया हूँ। ये काम नहीं होगा। एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट भी आपको बड़ा होना है, एट द टाइम ऑफ कंफर्मिंग कॉन्ट्रैक्ट भी आपको बड़ा होना चाहिए। तो अगर एग्रीमेंट विद माइनर कैन नॉट बी रेटिफाइड सब्सिक्वेंटली आफ्टर ही अटेन्स मेजॉरिटी। रेटिफाइंग का मतलब होता है आप कंफर्म करते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे ही है। तो एक माइनर जो कि माइनर था वो बड़ा होके उस कॉन्ट्रैक्ट को ओके भी नहीं कर सकता जो उसकी माइनॉरिटी के ज़माने में किए गए हैं।
किताब कुछ छोटे छोटे रूल्स बता रही है, कुछ ऐसे रूल्स है जो आगे के चैप्टर से रिलेट करते हैं, जैसे माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट बिकॉज ही इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये जुमला हम थोड़ा सा बाद में समझेंगे जब हमें इनसॉल्वेंट और इस तरह की बात समझ आ जाए। तो यूँ समझें कि ये वाला जो वो है जुमला है, इसको मैं फिलहाल कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। फिर माइनर अगर जॉइंटली एग्रीमेंट में शामिल हो जाए किसी मेजर पर्सन के साथ, तो ये एग्रीमेंट सिर्फ उस मेजर पर्सन के अगेंस्ट एनफोर्स होगा, माइनर के अगेंस्ट नहीं होगा। एक छोटा बच्चा और एक बड़ा मिलके कॉन्ट्रैक्ट करें तो फंसेगा बड़ा, बच्चा तो शरारती है, वो तो शुगल मुगल करने के लिए आया था। तो अगर कोई बच्चे के साथ कोई एग्रीमेंट कर बैठे तो वो फंस जाएगा। बच्चा जितना मर्जी सत्यानाश फेर दे, अदालत में केस जाएगा, वो कहेंगे ये तो बच्चा था, इसने तो शुगल करना था, आप बड़े थे, आपको ख्याल करना चाहिए था कि आप माइनर के साथ एग्रीमेंट ना करते, किसी मेजर के साथ करते। तो माइनर के साथ एग्रीमेंट वॉइड है। उस एग्रीमेंट में माइनर गलती पे भी होगा तो भी कसूरवार बड़ा होगा। माइनर और बड़ा मिल के किसी थर्ड पर्सन से एग्रीमेंट भी करेंगे तो बाउंड जो होगा वो मेजर होगा, माइनर बाउंड नहीं होगा क्योंकि माइनर तो बच्चा है। फिर यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर माइनर फ्रॉडलेंटली ये रिप्रेजेंट करता है किसी को कि वो एज ऑफ मेजॉरिटी का है, एक बच्चा 17 साल का है, वो ज़रा मूछें बढ़ा के जो है और वो किसी के सामने जाके साबित करे कि हाँ भाई मैं तो 20 साल का नौजवान हूँ और कॉन्ट्रैक्ट कर ले, और बाद में नुकसान हो जाए उस बंदे को, तो कसूर उसी बंदे का जो बेवकूफ़ बन गया, क्योंकि ये तो बच्चा है, ये तो शुगल कर रहा था। तो माइनर बच्चा है और बच्चे को हम नहीं छेड़ेंगे, बच्चा तो मासूम होता है, बच्चा तो शरारतें कर जाया करता है। तो हम कहते हैं कि अगर वो एज ऑफ मेजॉरिटी अपने आप को साबित करता है और इंड्यूस करता है किसी को कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो, इवन देन ही विल नॉट बी लायबल, वो फिर भी लायबल नहीं होगा। यहाँ किताब को पता नहीं क्या जोश चढ़ा, अचानक से लिख दिया रूल ऑफ एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई टू माइनर, और ये कह के साइड पे हो गए। तो फिर मुझे ट्यूटर नोट लिखना पड़ा कि भाईजान ये वाली बातें हम जो है वो आगे चल के पढ़ेंगे। ये एस्टॉपल एक पूरा रूल होता है, ये सिर्फ एक लाइन में समझाना ज़रूरी नहीं है। तो ये 2 चीज़ें हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये आखिरी वाली लाइन की, ये रूल ऑफ एस्टॉपल क्या है और ये इनसॉल्वेंसी क्या है, ये चीज़ अभी हमने होल्ड कर ली है। हम आगे चलते हैं। माइनर और माइनर से रिलेटेड मोटी मोटी बातें हमने पढ़ी, कुछ और बातें भी हैं। वो पार्टनरशिप में एंटर हो सकता है, कैसे हो सकता है एक और चैप्टर में पढ़ेंगे। वो फलाना काम कर सकता है, कैसे करेंगे एक और चैप्टर में पढ़ेंगे। तो माइनर से रिलेटेड बस मोटी मोटी बात आपको यहाँ पता होनी चाहिए। किताब में जो ज़्यादा बातें लिखी हैं वो उन्होंने अलग अलग चैप्टर से अलग अलग रिक्वायरमेंट डाल दी हैं। हमने बस काम की 2-3 लाइन्स देखनी है कि माइनर के साथ एग्रीमेंट वर्ड भी इशू है, माइनर रेटिफाई नहीं कर सकता बाद में कॉन्ट्रैक्ट्स को, और माइनर जो है वो अगर जॉइंटली एग्रीमेंट करे तो बड़ा वाला बंदा फंसेगा, फ्रॉडुलेंटली माइनर अगर धोखा दे तो भी फंसेगा वो बड़ा जिसको धोखा हुआ है। सेकंड चीज़, साउंड माइंड किसे कहते हैं। हम कहते हैं कि एक बंदा एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट साउंड होना चाहिए। तो किताब ये कहना चाहती है कि एक बंदे को साउंड माइंड तब कहेंगे जब कॉन्ट्रैक्ट होते समय, एट द टाइम when he makes it, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस टाइम पे, he is capable, वो ये सलाहियत रखता हो टू अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स समझ सके, टू फॉर्म अ रैशनल जजमेंट, ताकि वो एक अक्लमंदाना जजमेंट दे सके एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट, उसके मफाद के ऊपर क्या असर आएगा। इसका मतलब है कि एक शख्स को साउंड माइंड तब कहेंगे जब एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट उसका जहन इतना काम कर रहा हो कि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स भी समझ सके और उसमें उसके लिए अच्छा बुरा क्या है इस चीज़ को भी पहचान सके। तो इस चीज़ को कहेंगे कि वो है साउंड माइंड। याद रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त वाला जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त वो इस काबिल हो कि वो अपना अच्छा बुरा समझ सके। अब कौन है अनसाउंड? अनसाउंड वो है जो साउंड नहीं है। किताब ने कुछ एग्जांपल्स दी अनसाउंड की। वो कहते हैं स्पेसिफिक पर्सन्स, ल्यूनेटिक और डिलीरियस फ्रॉम फीवर या ड्रंकन पर्सन। स्पेसिफिक पर्सन पैदाइशी पागल, इडियट्स किताब ने बोला, वो लोग जो बाय बर्थ ही बेचारे उनका जहन काम नहीं करता, वो शुरू से ही जहनी तवाज़ुन उनका ठीक नहीं है। तो एक ऐसा शख्स जो 100% पागल है, बच्चों ने एक दूसरे को इशारा करना शुरू कर दिया, कोई नहीं मार गया, तेरी बात हो रही है ध्यान से सुन। तो बहरहाल ये वो लोग जो कि शुरू से ही पागल हैं, बाय बर्थ पागल हैं, बाय बर्थ उनका जहन काम नहीं करता, अनफॉर्चुनेटली स्पेशल पर्सन है, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक पर्सन या इडियट्स। ये 100% इनका जहन काम नहीं करता। फिर 2 और कैटेगरीज आती हैं, एक होता है ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक का मतलब वो जिस पे पागलपन के दौरे पड़ते हो। ये शख्स ज़्यादातर पागलपन की हालत में रहता है, ये मोर ऑफ अ पागल है, लेकिन कभी कभी होशो हवास में भी होता है। फिर एक कॉन्सेप्ट है डिलीरियस फ्रॉम फीवर, एक बंदा जो कि बड़ा बीमारी की शिद्दत में है, बीमार, बहुत ज़्यादा बीमार होने वाला बंदा भी ऑल फॉल बात कर रहा होता है, उसे पता नहीं होता, वो नशे में होता है, वो नींद में होता है, वो कमज़ोरी में, नकाहत में, उसे नहीं पता लगता वो क्या बात कर रहा है। या ड्रंकन पर्सन,
अब पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में हम इसके दो इस्लामिक तर्जुमे करते हैं कि उसने बहुत ज़्यादा शहद पी रखा हो या उसने लस्सी पी रखी हो। तो अगर एक बंदा बहुत ज़्यादा लस्सी चढ़ा जाए और उसके बाद वो उस वक्त अपने जहनी तवाज़ुन खो बैठे उस लस्सी की नशे में, तो हम कहेंगे कि वो वैसे तो ठीक होता है लेकिन कभी कभी पागल होता है। तो स्पेसिफिक पर्सन 100% पागल है, ल्यूनेटिक ज़्यादातर पागल है, कभी कभी ठीक है, और ये ज़्यादातर ठीक है, कभी कभी पागल है। तो फिर इनके रूल्स अलग अलग हैं। अनसाउंड पर्सन के लिए दो रूल्स उन्होंने बताए। वो कहते हैं जो बंदा यूजुअली अनसाउंड माइंड होता है लेकिन ओकेजनली साउंड माइंड होता है, ल्यूनेटिक का जिक्र किया, ज़्यादातर अनसाउंड होता है, कभी कभी साउंड होता है, मे मेक कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड, जब वो साउंड माइंड है तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ज़्यादातर पागल होता है, कभी कभी कुछ इंटरवल पे साउंड माइंड होता है, साउंड माइंड वाले इंटरवल पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। एक बंदा जो यूजुअली साउंड माइंड होता है लेकिन कभी कभी अनसाउंड हो जाता है, तो जिस वक्त वो अनसाउंड हुआ होगा उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेगा। जो ज़्यादातर पागल है वो तब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब वो सही है, और जो ज़्यादातर सही है जब वो पागल होगा थोड़े से टाइम के लिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट। तो आसान जुमला यही है, एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट आप इस काबिल हो कि आप कॉन्ट्रैक्ट के टर्म समझ सकें और उसमें अपने लिए अच्छा बुरा क्या है उसको गेज कर सकें। डन। एक डायग्राम में चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। तीन तरह के अनसाउंड माइंड है, ल्यूनेटिक, वो स्पेसिफिक पर्सन 100% पागल है, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइड है। ल्यूनेटिक के दो फेजेस होंगे, जब वो साउंड है, जब वो अनसाउंड है। जब वो अनसाउंड है तो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड, जो यानी ज़्यादातर इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो साउंड है कभी कभी तो उस वक्त कभी कभी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो एक बंदा जो ज़्यादातर पागल है, अगर वो आपको अचानक से सही लग रहा हो तो आप पूछेंगे उसके किसी वाली वर्सा से कि हाँ भाई ये इस वक्त सही बंदा है। अगर वो कह देता है कि हाँ भाई ये इस वक्त सही होशो हवास में है तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर लें, और जिसने गवाही दी थी कि इस वक्त होशो हवास में है वो फंसेगा। हम कहते हैं उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा। अदालत में जब भी मामला होगा तो आप कहेंगे जी मैंने इसके भाई से पूछा था, भाई ने कहा था कि इस वक्त बिल्कुल होशो हवास में है, तो उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा जिसने गवाही दी होगी कि हाँ भाई ये बंदा इस तरह से है। और अगर एक ड्रंकन पर्सन है तो जब वो साउंड है जो ज़्यादातर होता है तो ज़्यादातर उसके कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसके कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएंगे जब वो उस नशे की हालत में है। और ऐसे में जो ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो इस वक्त नशे की हालत में है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा। बर्डन ऑफ प्रूफ एक ऐसा रूल है जो हमेशा उस बंदे पे आता है जो मशकूक बात कर रहा है। मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अचानक से एक बच्चा जाके केस कर दे कि आब्दी साहब मुझे आके घूसा मार के गए हैं। अब अदालत मुझे ये नहीं कहेगी कि साबित करो कि आपने घूसा मारा या नहीं मारा, पहले उससे कहेंगे जिसने मशकूक बात की है कि जी आब्दी साहब उस टाइम पे आई कैप में मौजूद थे, फेसबुक पे उनकी लाइव रिलिंग चल रही थी, वो उस टाइम पे तुम्हें घूसा कब मार के गए? उसने कहा सर जब वो ब्रेक में गए थे तो ब्रेक ली इसलिए थी कि मुझे जाके घूसा मार के आए। तो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है उस बंदे पे जो मशकूक बात करता है। अगर वो अपनी बात साबित कर दे फिर मेरे ऊपर बात आएगी कि मैंने साबित करना है कि मैंने घूसा नहीं मारा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस केस में जब एक बंदा ज़्यादातर पागल रहता है और हम कह रहे हैं जी इस वक्त ठीक है या नहीं, तो जिसने मशकूक बात की है कि हाँ भाई इस वक्त होशो हवास में है, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर आएगा। और वो बंदा जो ज़्यादातर ठीक होता है उसके केस में मशकूक बात ये तो नहीं है कि वो ठीक है। क्या मशकूक बात है कि इस वक्त पी रखी है, तो जिसने इल्ज़ाम लगाया है उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा। तो ये याद रखना है कि सिलेबस में 3-4 जगह बर्डन ऑफ प्रूफ का जिक्र आएगा, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर आएगा जो मशकूक बात कर रहा है। ये हमने रूल्स देखे। देन हम कहते हैं तीसरा, कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन हो? जो एज ऑफ मेजॉरिटी रखता हो, जो साउंड माइंड हो, और जिसको लॉ ने मना ना किया हो कि तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो कुछ लोग जिनको लॉ ने मना किया है वो कौन है? फॉरेन कंट्री का सिटीजन, किसी दूसरे मुल्क का शहरी पाकिस्तान के साथ अगर उसके मुल्क की जंग चल रही है तो हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लॉ ने मना कर दिया। लॉ कहते हैं आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लो, नहीं तो वो हुब्बुल वतनी में अचानक से जो है वो जिए हिंद का नारा लगाएगा और आपके पैसे खा जाएगा। तो ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें जो कि आपके दुश्मन मुल्क है, और दुश्मन तो सारे होते हैं, जिसके साथ इस वक्त आप हालत जंग में हैं। तो जिस मुल्क के साथ पाकिस्तान की जंग चल रही है उस मुल्क के नुमाइंदों के साथ लॉ ने हमें मना कर दिया कॉन्ट्रैक्ट करने का, और वो कहते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट पहले से चल रहा था तो रोक दो, ख़त्म कर दो, तो क्या ही बात है, और नया कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ मत करो। अब अगर आप करेंगे भी कॉन्ट्रैक्ट तो लॉ आपको प्रोटेक्शन नहीं देगा, आपको सपोर्ट नहीं करेगा, कहेगा मैंने तो मना किया था आपको। दूसरा, जो सवेनर्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, और इस तरह के जो सिफारतकार हैं, दूसरे मुल्क के मेहमान, पाकिस्तान में जो भी गैर मुल्की सिफारतकार हैं,
गैर मुल्की मेहमान हैं, वो जिनको गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बुलाया है, कोई डेलीगेट आया हुआ है, कोई ग्रुप आया हुआ है, कोई क्रिकेट टीम खेलने के लिए आई हुई है, कुछ लोग जिनको आपने ऑफिशियली अपने मुल्क में बुलाया है, उनकी इज़्ज़त और एहतराम और तकरीम ये है कि पाकिस्तान का कोई शहरी उन पर केस ना करे। लॉ उनको इम्यूनिटी देता है, उनके ऊपर आप केस नहीं कर सकते, वो चाहें तो अदालत में अपने आप को पेश कर दें, उनकी मर्जी, लेकिन पाकिस्तानी शहरी उन पर केस नहीं कर सकता। गवर्नमेंट केस करे तो करे। तो लॉ हमें सजेस्ट कर रहा है कि ऐसे लोगों से जिनको प्रिविलेज है कि इनको सू नहीं किया जा सकता, केस नहीं किया जा सकता, आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ना करें, क्योंकि इसमें नुकसान फिर आप ही का होना है। कन्विक्ट वाइल अंडर इम्प्रिजनमेंट, एक मुजरिम जो कि इस वक्त सज़ा काट रहा हो, आप मुजरिम के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो जेल में है तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप जेल में मौजूद बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुजरिम हो तो नहीं कर सकते। इसका मतलब है जेल में कुछ मुलजिम भी होंगे जिस पे इल्ज़ाम है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। कुछ मुजरिम जो खुले फिर रहे हैं उनके साथ भी हो सकता है। अगर एक बंदा मुजरिम भी हो और जेल में भी हो, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। इवन वो कहते हैं कि अगर सेंटेंस यानी कि सज़ा ख़त्म हो जाए तो भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, और जब वो ज़मानत पर रिहा हो के आया हुआ हो तब भी हो सकता है। तो एक बंदा मुजरिम हो और जेल के अंदर बैठा हो तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो जेल से बाहर है या वो मुजरिम नहीं मुलजिम है तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। देन इंसॉल्वेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके मामला तो ऑफिशियल असाइन नहीं देखेगा। कई दफ़ा क्या होता है कि एक बंदा अपने क्रेडिटर्स की, अपने लेंडर्स के पैसे नहीं दे पा रहा होता, वो गवर्नमेंट के पास आता है और गवर्नमेंट से कहता है कि जी मैं तो फंस गया हूँ, मैं तो रुल गया हूँ, मैं अपने लाइबिलिटीज़ पे नहीं कर पा रहा। तो गवर्नमेंट उसे कहती है ठीक है जी, फिर आपकी हम तहकीक करते हैं और फिर देखते हैं कि आप इंसॉल्वेंट है या नहीं। तो गवर्नमेंट देखती है उसके एसेट्स कितने हैं, उसकी लाइबिलिटीज़ कितनी है, और सारा हिसाब किताब लगाने के बाद जितने पैसे उसके दे सकते हैं उसके क्रेडिटर्स को दे देते हैं, और बाद में क्रेडिटर से कह देते हैं हमने इस बंदे को दिवालिया डिक्लेयर कर दिया है, इसका हिसाब किताब हम देख रहे हैं। तो अगर एक शख्स दिवालिया है उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो नुकसान आपका है, क्योंकि वो तो किसी को पैसे नहीं दे सकता। तो अगर गवर्नमेंट ने किसी को दिवालिया इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया तो उसके एसेट्स देखता है गवर्नमेंट का वो रिप्रेजेंटेटिव जिसका नाम है ऑफिशियल असाइनी। तो कोर्ट का एक प्रोसेस होता है लंबा चौड़ा, जो हमारे सिलेबस में नहीं है और इतना टाइम भी नहीं कि हम उसको लंबे चौड़े प्रोसेस को समझ सकें। तो जब एक बंदे को अदालत दिवालिया डिक्लेयर कर दे कि ये इंसॉल्वेंट हो गया, ये बैंकरप्ट हो गया, तो फिर उसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। तो 3 लोग कंपिटेंट हैं, वो जो एज ऑफ मेजॉरिटी रखते हैं, वो जो साउंड माइंड है, और वो जिनको लॉ ने मना नहीं किया कि आप कॉन्ट्रैक्ट, तो ये इनको मना कर दिया, इनके साथ नहीं हो सकता, पागल वगैरह उसके साथ नहीं हो सकता, और माइनर उसके साथ नहीं हो सकता। कंपिटेंस ऑफ पार्टीज देखी। अब सेकंड आ जाता है कॉन्सेप्ट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या है? वो वजह, वो मुआवजा, वो बदला। एक बंदे ने दूसरे बंदे के साथ जो भी डील की है उसमें कोई ना कोई वजह होनी चाहिए। ए ने बी से कहा था मैं ऑरेंजेस दूंगा अगर तुम 100 रुपये दोगे। ए क्यों ऑरेंजेस दे रहा है उसे? ए को मिल क्या रहा है? 100 रुपये। वो 100 रुपये वाला 100 रुपये क्यों दे रहा है? उसको ऑरेंजेस मिल रहे हैं। तो कंसिडरेशन इज नॉट दैट थिंग जो मैं किसी को दे रहा हूँ। कंसिडरेशन वो चीज़ है जो मुझे सामने वाले बंदे से मिल रही है। तो कंसिडरेशन वो वजह है, वो बदला है, वो मुआवजा है जो सामने वाले बंदे की तरफ से मुझे मिल रहा है, वो कंसिडरेशन कहलाएगी। कंसिडरेशन की जब बात करते हैं तो इसकी एक लंबी चौड़ी सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन से पहले अगर हम इसकी कुछ एसेंशियल्स पढ़ लें तो डेफिनेशन थोड़ा सा इजीली समझ आ जाती है। कंसिडरेशन एक एक्ट भी हो सकता है, एक एब्सटिनेंस भी हो सकता है, और एक रिटर्न प्रॉमिस भी हो सकता है। याद है हमने कहा था कुछ करो या ना करो, या मैंने एक प्रॉमिस की और मेरे प्रॉमिस के बदले में उसने एक प्रॉमिस कर लिया। तो कंसिडरेशन कैन बी एन एक्ट, कैन बी एन एब्सटिनेंस, कैन बी अ रिटर्न प्रॉमिस, के प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस होगा। कंसिडरेशन एट द डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर होना चाहिए। मैं कहूँ तो कंसिडरेशन दी जाए, मैंने अगर नहीं कहा तो कंसिडरेशन ना दी जाए। एक बंदा आके खुद ही उसे 100 रुपये दे के और ऑरेंजेस उठा के ले जाने की कोशिश करें, आप कहें क्यों? कहे 100 रुपये नहीं दिए, तो कहेगा मैंने आपको कब कहा था कि मुझे 100 रुपये दो और मैं आपको। तो जब तक ऑफरर ने बोला ही नहीं, जब किसी ने मांगी ही नहीं कंसिडरेशन, तो आप कंसिडरेशन नहीं दे सकते। कंसिडरेशन प्रोमिसर के डिज़ायर पे होगी, बगैर कहे अगर आप आके, मतलब मैं गाड़ी एक जगह रोकूँ, एक बंदा आके शीशा साफ़ करना शुरू कर दे और कहे जी पैसे दें, तो मैं कहूँगा जी मैंने आपको कब कहा था कि आप ये शीशा साफ़ करें, मेरी डिज़ायर तो नहीं थी। तो कंसिडरेशन होगी एट द डिज़ायर। जब प्रोमिसर कहेगा तो उसके बदले जो चीज़ उसे मिलेगी वो होगी कंसिडरेशन। फिर हम कहते हैं कंसिडरेशन प्रोमिजी या किसी और पर्सन की तरफ से आ सकती है। प्रोमिजी की तरफ से भी आ सकती है, किसी और बंदे की तरफ से भी आ सकती है। इस वक्त ये रिवीजन क्लासेस आईकेप की तरफ से फ्री हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल ये पेड होती। आप आईकेप को आके पैसे देते और आईकेप से कहते हैं हमें रिवीजन क्लास पढ़ाओ। आईकेप मुझे कहते हैं अब्दी साहब आप जाके क्लास पढ़ाओ। आपने पैसे किसको दिए? आईकेप को।
आपने अपने हिस्से की चीज़ उन्हें दी, अब आपको कंसिडरेशन उनसे मिलनी चाहिए थी। कंसिडरेशन वो दें या कोई थर्ड पर्सन आके दे, दिस इज़ अलाउड। अगर आप मान जाएं तो ये अलाउड है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे ही पैसे ले रहे होते हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे पैसे दे रहे होते फॉर एग्जाम्पल, तो फिर क्या होता है कि मुझे इन्होंने पैसे दिए और मैंने बदले में उनको नहीं पढ़ाया, आपको पढ़ाया, आप थर्ड पर्सन है। तो कंसिडरेशन के बारे में एक जुमला है, कंसिडरेशन कहीं से भी आ सकती है और कहीं को भी जा सकती है। कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं कि ए और बी एक दूसरे को प्रोवाइड करें। ए ने बी से कहा कि मैं ऑरेंजेस दूंगा और उसने छोटे बेटे को भेज दिया कि जाओ ऑरेंजेस जाके दे दो, तो कंसिडरेशन ए की तरफ से नहीं गई, उसके बेटे की तरफ से गई। तो कंसिडरेशन प्रोमिसी की तरफ से भी हो सकती है और किसी और पर्सन की तरफ से भी हो सकती है। कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर किसी भी टेंस में हो सकती है। आप इन दिनों कॉलेजेस में जाके एनरोलमेंट कराते हैं, आप कहते हैं हमारे पैसे पकड़ लें, हम 2 महीने बाद आके पढ़ेंगे। आपको जो कंसिडरेशन दी है उसकी बात नहीं हो रही, आपको जो मिल रही है कंसिडरेशन वो कब मिल रही है? फ्यूचर में। अच्छा, फ्यूचर में 3 महीने बाद कॉलेज आपको पढ़ा रहा होगा जबकि आपने उस वक्त पैसे नहीं दिए होंगे, तो कॉलेज की जो कंसिडरेशन मिली थी वो क्या थी? पास्ट। तो कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है कि आपने उसी वक्त जाके पैसे दिए और उसी वक्त पढ़ना शुरू कर दिया। तो कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर किसी भी टोन में हो सकती है। कंसिडरेशन रियल होनी चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होनी चाहिए। ए ने बी से कहा कि मैं आपको जो है वो 10,000 रुपये दूंगा अगर आप मुझे चांद सितारे तोड़ के ला के दो। तो 10,000 रुपये तो सही है, लेकिन चांद सितारे तोड़ना ये आर्टिफिशियल सी कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन रियल होनी चाहिए, जेन्युइन, एक कमर्शियल टेंजिबल चीज़ होनी चाहिए, कोई हवाई चीज़ नहीं होनी चाहिए। ए ने बी से कहा कि अगर मैं आपको 500 रुपये दूँ तो क्या आप मेरे ख्वाब में आओगे? अब ख्वाब में आना और ख्वाब में आके वो नहीं था, वो उसने कहा मैं ख्वाबों में आके डराऊंगा, वो जो एक वो लड़के का कोई वो मामला बना था। तो चांद सितारे तोड़ के ख्वाब में आऊँगा, मैं जो है वो कहकशाओं से आगे निकल जाऊँगा और जो है वो सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में रख दूँगा, ये सारी कंसिडरेशन है इमेजिनरी। कॉन्ट्रैक्ट तक बात करता है कमर्शियल। तो कंसिडरेशन रियल हो, इल्यूजनरी ना हो। कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग विच द प्रोमिसर नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। प्रोमिसर की अपनी ऑलरेडी वो जिम्मेदारी ना हो। मैंने सामने एग्जांपल पहले से सजाई हुई है कि एक बंदे के घर आग लगी, उसने फ़ौरन से कॉल की फायर ब्रिगेड को, फायर ब्रिगेड वाले आए, उन्होंने आके आग बुझा दी और जब जाने लगे तो उसको आके कहा पहे, कहा किड़े पहे, ठीक है। तो ये पहे जो है ना, ये तो बिज़नेस की ज़बान है लाहौर की ख़ास तौर पे। तो उसने जब पहे मांगे तो उसने कहा कि किड़े पहे, कौन से पहे, ठीक है। तो कराची वाले अगर परेशान हो जाएं तो एक दफ़ा मैंने किसी क्लास में इस तरह से बोला तो उसकी किसी रिकॉर्डिंग में एक बच्चे का कमेंट आया था कि ये सर पहे बार बार बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो पहे जो है वो एक बहुत ही एबनॉर्मल पंजाबी की 4th फॉर्म में जाके पैसों को कहते हैं। जब बंदा बहुत ही ज़्यादा रवानी में बोल रहा हो और उसके पास टाइम कम हो और वो जल्दी से बोलना चाहता है तो कहता है मैं पहे के थे गए। तो उसने आपसे पहे मांगे, आपने कहा किड़े पहे, तो उन्होंने कहा जी आपके घर की आग बुझाई है। तो उन्होंने कहा भाई आपको तो गवर्नमेंट पे करती है उस चीज़ का, आपकी तो ड्यूटी आग बुझाना। जब आपकी ड्यूटी है तो ये वो कंसिडरेशन ही नहीं है। कंसिडरेशन वो होती है जो मेरे कहने पे ख़ास मेरे लिए सर्विस प्रोवाइड की होती है, तो आपका फ़र्ज़ था। एक वेटर ने आपके लिए दरवाज़ा खोला, आपको अदब एहतराम से सलूट मारा, आप जब अंदर जाने लगे रेस्टोरेंट के तो आपको हाथ पकड़ के 100 रुपये। आपने कहा किस बात के 100 रुपये? उसने कहा जी मैंने आपको सलूट किया था। तो कहेगा ये तो तुम्हारी ड्यूटी थी, तो रेस्टोरेंट मालिक ने तुम्हें कहा है, तुम्हें पैसे देते हैं मुझे सलूट करने के। तो अब इस चीज़ के अगर तुम अलग से मेरे से कहो कि जी मैं आपको कंपनसेशन दूँ तो कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग जो ऑलरेडी बाउंड ना हो। अगर एक बंदा ऑलरेडी बाउंड है तो वो कंसिडरेशन नहीं है। हाँ, अगर वो आग बुझाने वाले को ये बंदा कहता है कि चलो आग तो बुझा दी है तुमने, मुझे घर के अंदर जाते हुए डर लग रहा है, वो फर्स्ट फ्लोर पे जो कमरा है वहाँ मेरा आईफोन रखा हुआ है, वो तो भाई नहीं मेरा, ला दो मुझे। वो कहेगा इस काम के हमें गवर्नमेंट पैसे नहीं देती, आग बुझानी थी बुझा दी है। आपकी पर्सनल बिलोंगिंग्स को जाके ढूंढना, आप तक ला के देना हमारी ड्यूटी नहीं है, लेकिन पैसे दे दें तो हो जाएगा। अब वो इस चीज़ के पैसे मांग सकता है क्योंकि ये उसकी नॉर्मल ड्यूटी नहीं है, ये आपने अलग से उसको पैसे दिए और वो उस चीज़ में कवर कर रहा है। देन कंसिडरेशन एडिक्वेट हो सकती है। कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं कि एडिक्वेट ही हो, एडिक्वेट का मतलब है मुनासिब। एक बंदे ने दूसरे से कहा कि अगर मैं आपको 10 रुपये दूँ आप 1 kg ऑरेंजेस देंगे, अगर वो मान जाता है तो कानून की नज़र में सब ओके है। कंसिडरेशन का मुनासिब होना बुनियादी शर्त नहीं है। कंसिडरेशन होनी चाहिए लेकिन मुनासिब हो या ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता।
एक बंदा दूसरे से कहता है मुझे पैसों की इस वक्त जल्दी ज़रूरत है, ये मेरी चीज़ खरीदो, मुझे ये 50,000 की चीज़ है, मुझे 20,000 दे दो। अगर वो 20,000 ले लेता है और ये 20,000 दे देता है और दोनों खुश हैं इस बात पे, तो लॉ को कोई मसला नहीं है। कंसिडरेशन कम ज़्यादा हो सकती है, ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो लॉ ये कहता है कि कंसिडरेशन इनएडिक्वेट अगर है और कंसेंट फ्रीली गिवन है तो फिर वो वैलिड है। लेकिन जब कंसिडरेशन कम ज़्यादा होती है ना, तो फिर अदालत को शक होता है कि शायद वो फ्रीली नहीं है, वो फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, डर, धमकी वगैरह तो नहीं थी। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं कंसिडरेशन की, एसेंशियल्स हमें समझ आ गए। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिजर, जब प्रोमिजर के डिज़ायर पे प्रोमिजी या कोई और पर्सन, प्रोमिजी या उसकी जगह कोई और बंदा, हु हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, जिसने कुछ किया था या कुछ नहीं किया था, और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, करे या ना करे, और प्रोमिसेस टू डू, या वादा करे कि फ्यूचर में करेगा या बाज रहेगा, सच एक्ट या एब्सटेनेंस या प्रोमिस कहलाता है कंसिडरेशन। तो इसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी बता दिया, डिज़ायर भी बता दिया, प्रोमिजी या कोई और बंदा भी बता दिया, एक्ट, एब्सटेनेंस, रिटर्न प्रॉमिस, ये सारी चीज़ें उन्होंने एक साथ इकट्ठी कर दी। तो ये एसेंशियल्स पढ़ने के बाद डेफिनेशन जो है वो समझना आसान होता है, लेकिन डेफिनेशन को आपने याद करना है। बिजनेस लॉ के पेपर में कोई भी चीज़ अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, लेकिन जब डेफिनेशन आए तो आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप हूबहू किताब के अल्फाज में लिखें। बाकी आप अपनी इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं। आई के अपने हरगिज़ नहीं कहा कि आपने रट्टा लगाना है और आपने हूबहू किताब के वर्ड लिखने हैं, बट जार्गन, डेफिनेशन, स्पेसिफिक जब वो पूछेंगे जी फ्रॉड की एग्जैक्टली क्या चीज़ होती है, क्या होती है, तो फिर आपको बताना होगा। कंसिडरेशन के बगैर एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। कंसिडरेशन होनी चाहिए, दो पार्टीज़ के दरमियान जब भी एग्रीमेंट होता है उसमें लाजमी होना चाहिए कि दोनों के दरमियान कोई ना कोई कंसिडरेशन हो, लेकिन किताब हमें 4 एक्सेप्शंस बता रही है। एक्सेप्शन नंबर 1, कंप्लीटेड गिफ्ट्स। जब एक बंदा दूसरे को कोई गिफ्ट दे दे अपनी खुशी से और दूसरा बंदा शुक्रिया कह के उसको रिसीव भी कर ले, तो ये एक कंप्लीट हो गया कॉन्ट्रैक्ट। और अब इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि दूसरे की तरफ से कंसिडरेशन थी या नहीं थी। मैं अपनी खुशी से ये पेन जो है वो ये वाले भाई को गिफ्ट करूं कि हाँ भाई ये मेरी तरफ से मैं आपको गिफ्ट करूँ, ये शुक्रिया कह के रख लें और जेब में डाल लें। अब मैं इनको अदालत नहीं ले जा सकता कि इनके पास एक पेन पड़ा हुआ है जो मेरा है, ये कहेंगे जी आब्दी साहब ने दिया था। मैं कहूँगा भाई आपने मुझे बदले में क्या कंसिडरेशन दी थी। कॉन्ट्रैक्ट तो 2 साइडेड होता है। तो गिफ्ट अगर दे दिया जाए तो कानून की नज़र में वैलिड होता है। अब गिफ्ट देने वाला ये नहीं कह सकता कि मेरी तरफ से कंसिडरेशन नहीं थी। तो कंसिडरेशन 2 साइडेड होनी चाहिए, लेकिन वो गिफ्ट जो ट्रांसफ़र हो जाए वो अलाउड है। गिफ्ट देने का वादा अलाउड नहीं है। एक बंदा गिफ्ट देने का वादा करे और दूसरा कोई कंसिडरेशन बदले में ना दे रहा हो, कोई कमर्शियल चीज़, तो फिर वो चीज़ अलाउड नहीं है। लेकिन दे दिया हुआ गिफ्ट कंप्लीट हो गया। कुछ गिफ्ट, ये पेन है, ये तो मैंने हैंड ओवर कर दिया, गिफ्ट हो गया। लेकिन अगर एक ज़मीन हो और मैं किसी को दिखाऊं वो ज़मीन आपको गिफ्ट कर रहा हूं, तो दिखाने से नहीं होगा, उसको रजिस्ट्री करवानी होगी, लीगली उसको राइटिंग में ट्रांसफ़र करना होगा। तो गिफ्ट जो एक्सेप्ट कर देता है डोनी जिसको दिया जाए, वो कंप्लीटेड गिफ्ट कहलाते हैं और वो वैलिड हैं। गिफ्ट एग्जीक्यूट होता है राइटिंग में थ्रू अ डीड ड्यूली रजिस्टर्ड, प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड डीड से जब आप उसको ट्रांसफ़र करते हैं तो फिर वो गिफ्ट हो गया। अब आप उससे पलट के वापस ये नहीं कह सकते कि तुम्हारी तरफ से मुझे कोई कंसिडरेशन नहीं मिली। देन 2 स्पेशल केसेस हैं। एक को हम कहते हैं जिसमें नेचुरल लव एंड अफेक्शन होता है, जो कुछ क्लोज रिश्ते होते हैं, नॉर्मली जो ब्लड रिलेशंस होते हैं या बहुत ही क्लोज रिलेशंस होते हैं, वहाँ पे इस तरह का अक्सर वादा होता है कि एक बंदा दूसरे को गिफ्ट देने का वादा करता है। फॉर एग्जांपल आपके अब्बू ने आपको गिफ्ट देने का वादा किया, उन्होंने कहा बेटा कैफ के ये पहले 3 पेपर पहली अटैम्प्ट में निकाल लो, मैं तुम्हें ये इनाम दूंगा। फिर आपने वो पेपर निकाल लिए और आप पहुँचे उनके पास कि इनाम, उन्होंने कहा कौन सा इनाम। आप पहुंच गए अदालत, आपने कहा जी मेरे साथ एक गिफ्ट का वादा हुआ था और वो मुझे गिफ्ट नहीं मिल रहा। तो अदालत कहेगी कि आब्दी साहब ने क्लास में खड़े होकर कहा था कि गिफ्ट देने का वादा वैलिड नहीं है। लेकिन इतना करीबी रिश्तेदार गिफ्ट देने का वादा करे तो वो तो वैलिड होना चाहिए। उन्होंने कहा चलो एक काम करो, अगर ये राइटिंग में हो और अगर आप इसको कानून में रजिस्टर करवा लो तो फिर ये वैलिड होगा। यानी अगर 2 पार्टीज़ के दरमियान एक नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, जो कि वालदैन औलाद में होता है, बहन भाइयों में होता है, एक नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, पार्टीज़ क्लोज रिलेशन में हैं और वो गिफ्ट देने का वादा करती हैं और वो लिखा हुआ वादा है और वो आप गवर्नमेंट में जाके रजिस्टर करा लेते हैं, तो फिर वो एक लीगल वादा है। अब चाहे एक तरफ से कंसिडरेशन और एक तरफ से कंसिडरेशन नहीं, आप उस वादे को अदालत में जाके इन्फोर्स कर सकते हैं। ये बात समझ आई? तो लॉ जो है वो प्यार को नहीं मानता, वो ये कहता है कि राइटिंग और इन लॉ रजिस्टर कर लो और नेचुरल रिलेशन हो, करीबी ताल्लुक हो, ज़्यादातर खूनी रिश्ते, तो फिर आप उसको अदालत ले जा सकते हैं। तो अब अगर आपको नेक्स्ट टाइम वालिद कहें कि बेटा पेपर पास कर लो तो इनाम मिलेगा, तो उनसे कहें अब्बा जी आप ये लिख के दे सकते हैं,
और मेरे साथ चलेंगे ज़रा स्टाम्प पेपर पे इसको लिख के ज़रा गवर्नमेंट में रजिस्टर करा लेते हैं। तो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून है, अंग्रेज़ थोड़े बदतमीज़ होते हैं इस मामले में। वो मतलब बच्चा बाप के साथ राइटिंग में एग्रीमेंट करेगा, हमारे यहाँ थोड़ा मशरकी माहौल है, हम इस तरह का काम नहीं करते। तो डिस्क्रिप्शन के मुताबिक वो कहते हैं कि एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन वो बगैर कंसिडरेशन के वैलिड हो सकता है फिर एक्सप्रेस इन राइटिंग लिखा गया और रजिस्टर्ड अंडर लॉ, कानून में रजिस्टर हुआ, नेचुरल लव एंड अफेक्शन था और पार्टीज़ का एक क्लोज ताल्लुक था, तो ये अलाउड है। दूसरी एग्जांपल इसमें है टाइम बार डेट की। एक ख़ास टाइम गुजरने के बाद आपका डेट ख़त्म हो जाता है। लिमिटेशन लॉ है, हमारे सिलेबस में नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ। अगर एक बंदे ने दूसरे को लोन दिया हुआ है और लोन की ड्यू डेट गुजर जाती है और 3 साल तक तकाजा नहीं करता तो समझा जाएगा कि लोन ख़त्म। किसी ने किसी को अगर चेक दिया है और चेक 6 महीने तक वो इनकैश नहीं कराता तो समझा जाएगा कि डेट ख़त्म। तो अगर एक टाइम बाद डेट हो, ए ने बी से 1 kg ऑरेंजेस लिए और उसको चेक दे दिया 100 रुपये का, एक दूसरे के साथ 1 kg ऑरेंजेस का वो हुआ और बी ने उसे चेक दे दिया 100 रुपये का। ए ने वो चेक जो है वो अपने पास संभाल के रख लिया और कई महीनों बाद पहुंचा, 6 महीने गुजर गए थे, चेक हो गया टाइम बार्ड। जब चेक जमा कराया बैंक ने कहा भाई ये तो टाइम बार्ड हो गया, ये ख़त्म हो गया है। वो रोता हुआ पहुंचा बी के पास, उसने कहा मुझे चेक दोबारा दे दो। बी ने कहा तुम्हारा मेरा मामला ख़त्म हो गया, तुम्हारे ऑरेंजेस मैं खा गया, मेरा चेक तुम खा गए। उसने कहा मैंने नहीं खाया, वो तो बैंक ने लिया ही नहीं। उसने कहा मेरी नज़र में तुमने खा लिया, मैं तुम्हें दे दिया था, अब मेरी नज़र में वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म। अब ये कॉन्ट्रैक्ट दोबारा कैसे ज़िंदा हो सकता है? अगर इसी बी को आप इमोशनल ब्लैकमेल करके कहें भाई नहीं यार दोबारा लिख दो, बी अगर दोबारा से राइटिंग में लिख दे तो अब इस दफ़ा बी आपको चेक दे रहा है और आप बी को कुछ नहीं दे रहे। हमने क्या कहा था, दोनों तरफ से कंसिडरेशन होगी तो एग्रीमेंट वैलिड होगा। बट इस एक्सेप्शन में कंसिडरेशन एक तरफ से हो सकती है और दूसरी तरफ से ना हो तो चलेगी। यानी कि एक प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट अगर राइटिंग में हो और डेटर जिसने पैसे देने थे उसने या उसके एजेंट ने साइन किया हो और ये एक ऐसे डेट से रिलेट करता हो जो इन्फोर्स ना कर सका हो क्रेडिटर बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन की वजह से, उस टाइम के गुजरने की वजह से अगर वो उसको इनकैश नहीं कर सका तो ये टाइम बार डेट है। अगर वो दोबारा साइन कर दे तो ये अलाउड हो जाएगा। चौथी आखिरी एक्सेप्शन इसके अंदर है प्रॉमिस टू कंपनसेट पास्ट वॉलंटरी सर्विस। एक बंदे ने दूसरे बंदे के साथ शुरू में वादा नहीं किया, उसको एक वॉलंटरी सर्विस दी, किसी ने आपकी मदद कर दी किसी जगह। 5 साल बाद आपको ख्याल आया कि आज मेरे पास पैसे हैं, मैं जाके ज़रा उस भाई की भी मदद करूं जिसने मेरी उस वक्त मदद की थी रज़ाकाराना तौर पे। उसने मदद की थी आपसे पैसे के लिए नहीं की थी, या उसकी ड्यूटी थी इसलिए उसने आपकी मदद कर दी। अगर आप आज जाके उसको कहें कि जी मैं जो है वो अब चाहता हूँ कि मैं आपकी मदद करूँ, तो हो सकता है वो कहे कि भाई मैंने वो अल्लाह वास्ते किया था, मैंने आपसे पैसे लेने के लिए नहीं किया था। लेकिन आपने कहा नहीं लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं पैसे दूँ। उसने कहा अगर इतनी चाहत है तो दे दो पैसे। आपने कहा ठीक है मैं 4 दिन बाद आके पैसे दूंगा, और 4 दिन बाद मुकर गए। अब वो बंदा आपको लेके अदालत में जा सकता है कि इसने मेरे पैसे देने हैं, हालांकि 1 साइडेड कंसिडरेशन है, वो आज आपको कुछ भी नहीं दे रहा और जो पास्ट में मिला था वो कंसिडरेशन थोड़ी थी। लेकिन अगर आपने एक कंपनसेट करने का वादा किया और उस पर्सन जिसको कंपनसेट कर रहे हैं उसने कोई चीज़ वॉलंटरी की है या कोई और चीज़ जो उसकी बाउंडिंग थी जो उसने करनी थी, तो अब आप बाउंड हो गए हैं, आपको लीगली वो वाली चीज़ करनी पड़ेगी। कहने का मतलब है कि एक बंदे ने अल्लाह वास्ते आपकी मदद की, आपने उस वक्त उसका शुक्रिया बोला, मामला ख़त्म हो गया। आज आप जाके उसके पुराने ज़ख्म ताज़ा कर देते हैं, उसका कंधा हिला के कहते हैं देख मैं तेरी मदद करूँगा, वो कहता है अच्छा करो मदद, और अब आप मदद करने से मुकर जाते हैं। तो लॉ कहता है कि भले आपकी तरफ से वादा, अब उसकी तरफ से वादा नहीं है, लेकिन ये जो अरेंजमेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लिखा होना भी ज़रूरी नहीं, आपने बोल के वादा कर दिया, वो साबित कर दे कि आपने वादा किया है तो अब आप उसकी मदद करेंगे। बात समझ रहे? वो जो आपका मशहूर ड्रामा है वो परिजात, उसके अंदर वो एक मैकेनिक जो है मदद करता है उस लड़के की जब वो बेचारे को मजबूरी होती है, और कहीं ना कहीं इस नीयत से नहीं करता कि ये मुझे को पैसे देगा। वो फिर एक दिन अमीर आदमी बन जाता है और फिर इसके पास पलट के आता है कि मैं तुम्हें एक गैराज बना के दूंगा। ये कहे और चला जाए और दोबारा कभी भी आके गैराज ना बनाए तो वो लीगल केस कर सकता है। तो किसी ने मदद की तो कोई लीगल वो नहीं है, लेकिन अगर आपने मदद के बाद में जाके वादा किया कि मैं आपका पास्ट वाली उस मदद को कंपनसेट करूंगा तो ये वादा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ये आपको पूरा करना होगा। तो ये 4 तरह के केसेस हैं जहां कंसिडरेशन जो है वो नहीं भी हो एक तरफ से तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। आप देखें ये एक सफ़ा है जिसको हम पढ़ रहे हैं, लेकिन काफ़ी गहराई वाली बातें हैं तो इसको अच्छी तरह से समझ के हमने करना है। फिर आ जाता है तीसरा वाला पॉइंट। याद है चैप्टर में 3 बातें हैं, पार्टीज़ कंपिटेंट होनी चाहिए,
कंसिडरेशन होनी चाहिए प्रॉपर, और लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन होनी चाहिए, वो लॉफुल होनी चाहिए। कोई भी ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन लॉफुल कब होती है? जब 5 में से कोई बात ना हो। ये 5 चीज़ें अनलॉफुल कर देती हैं कॉन्ट्रैक्ट को। नंबर 1, फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ ने मना किया वो। अगर एक चीज़ लॉ ने मना की है तो क्या है? इलीगल। कानून ने मना किया है, स्मगलिंग इलीगल है, कानून ने मना किया फलाना चीज़ इलीगल है, जो कानून ने मना कर दिया वो अनलॉफुल है। नंबर 3, 2 की तरफ बाद में आता हूँ, ये फ्रॉडुलेंट है। आपने एक ऐसा एग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें आपका मकसद धोखा देना है, तो ये गैर कानूनी है। इट इन्वॉल्व इंजरी टू द पर्सन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, किसी इंसान या उसके एसेट, प्रॉपर्टी का लफ्ज़ जहाँ आएगा लॉ में इसका मतलब होगा एसेट्स। ये प्रॉपर्टी वो ज़मीनों वाली प्रॉपर्टी नहीं है, लॉ प्रॉपर्टी एसेट्स के बारे में बोलता है। ज़मीन बोलेगा तो इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलेगा, तो प्रॉपर्टी का लफ्ज़ हमेशा आपने समझना है एसेट। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट किसी को इंजरी दे रहा है, किसी पर्सन या उसके एसेट्स को तकलीफ पहुंचा रहा है, चोट पहुंचा रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट गलत है। ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हें 10,000 दूंगा अगर तुम जाके सी को घूंसा मार के आओ, गलत है। तुम जाके उसकी ज़मीन छीन लो, तुम जाके उसको उस पर लीगल केस कर दो, तुम उसका नुकसान कर दो, तुम उसकी दुकान से चीज़ें उठा के तोड़ दो। जब भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा जो किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट मना है। कोर्ट अगर कह दे कि फ़लाना कॉन्ट्रैक्ट इमोरल है या फ़लाना अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, वो कहते हैं जी फलाना चीज़ जो है वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, ये चीज़ सही नहीं है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, तो जिसको लॉ गैर अखलाकी कह दे या जिसको लॉ कह दे कि ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट मना है। कानून ने एक लिस्ट बताई हुई है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को कह दिया है कि मोनोपली, प्राइस फिक्स करने के एग्रीमेंट, फलाना वो गैर अखलाकी हैं, वो गलत हैं, तो वो मना है। तो इस लिस्ट, वो लिस्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, बस हमने ये जुमला याद रखना है। 5 की लिस्ट आ गई, रट्टा भी मार लेना है। आखिरी चीज़, इफ ऑफ सच अ नेचर दैट इफ परमिटेड वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, एक ऐसी चीज़ है जिसकी इजाज़त दे दी जाए तो गुमान है कि कानून टूट जाएगा। हम एक क्लास रखते हैं फिज़िकल, बच्चे फ़ौरन से कहते हैं सर ये ऑनलाइन अवेलेबल होगी। अगर हम उन्हें ये कह दें कि अवेलेबल होगी तो इसका ये मतलब है कि वो बच्चा फिज़िकल नहीं आएगा। अगर इजाज़त दे दें तो डर ये है कि वो फिज़िकल भी नहीं आएगा। बच्चा कहता नहीं सर मैंने आना फिज़िकल है, मैं एहतियातन पूछ रहा हूँ, किसी दिन गलती से छुट्टी कर ली तो ऑनलाइन मिल जाएगी, तो वो हर दिन गलती से छुट्टी करेगा। यानी अगर इजाज़त दे दी जाए तो गुमान क्या है? तो अगर एक बच्चा क्लास में आके एनरोल कराए और हम फिज़िकल बच्चे को साथ में ऑनलाइन की एक्सेस दे दें तो इसका मतलब है गुमान ये है कि वो अक्सर एब्सेंट हो जाया करेगा। और अगर हम कहें ये खाली फिज़िकल क्लास है तो फिर इजी रहे। तो सम टाइम क्या होता है कि कुछ ऐसी अरेंजमेंट होती है जो दिखने में गलत नहीं लगता, लेकिन अगर आप उसकी इजाज़त दे दें तो दूसरा बंदा कुछ गलत कर जाएगा। लॉ में भी इसी तरह से होता है। इसकी मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि जी लाहौर के अंदर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया काइट्स बेचना। आपके पास लाइसेंस नहीं है, लाहौर के शॉपकीपर के पास लाइसेंस नहीं है, अदर शहरों में जो लोग मौजूद हैं उनके पास लाइसेंस है, वो बेच सकते हैं। पिंडी के लोग बेच सकते हैं, कराची के लोग बेच सकते हैं फॉर एग्जांपल। अब लाहौर वाले सारे पहुंचे गवर्नमेंट के पास, दुकानदार, वो कहें जी लाहौर में मना है ना पतंग, आप हमें इजाज़त दे दें कि जब दूसरे शहर का कोई नुमाइंदा हमसे आके पतंग खरीदे हम उसे बेच सकें। तो गवर्नमेंट को इजाज़त दे देनी चाहिए। क्यों नहीं देंगे इजाज़त? लाहौर का बंदा एक आएगा, आके दुकान पे खड़ा होकर जुगत कराएगा और कहेगा मैं फैसलाबाद से हूँ, तो उसको वो पतंग बेच देगा। फिर कोई पिंडी का बंदा आएगा, कोई कराची का बंदा आएगा। अब अगर मैं मतलब अलग अलग शहरों के बारे में बात करूँ तो एवं लोग ऑफेंड ना हो जाए। कराची का बंदा आके लंबी लंबी छोड़ना शुरू कर दे, लाहौर का बंदा और आके लंबी लंबी गप्पे मारे और कहे मैं कराची से हूँ, तो कहेगा जी वो तो मुझे समझ आ गया था। तो अब जो है पता लगे कराची वाले एहतजाज कर रहे हो। तो ये मैंने मतलब लाहौर, फैसलाबाद, अलग अलग शहरों को सबको बीच में कवर किया है। तो अगर एक दूसरे शहर का बंदा आके कहे कि मुझे पतंग चाहिए और आप उसे दे देंगे तो गुमान ये है कि लाहौर के लोग अपनी आइडेंटिटी चेंज करके कहेंगे हम दूसरे शहर के हैं। या एक दफ़ा दुकानदार को दुकान पे इजाज़त दे दी पतंग रखने की, तो वो बस हर ख़रीदने वाले से कहेगा लिख के दे दो तुम दूसरे शहर से हो, ताकि गवर्नमेंट को दिखा दे जी दूसरे शहर के लोग आके। तो अगर इजाज़त मिल गई तो गुमान क्या है? लॉ टूट जाएगा। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं कि इफ इज ऑफ सच अ नेचर दैट इफ परमिटेड, अगर इजाज़त दे दें, वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, उससे कोई ना कोई कानून टूटने का खदशा है।
रेगुलर क्लास होती तो हम काफ़ी सारी एग्जांपल्स देखते, दामन वक्त में गुंजाइश कम है। 5 चीज़ें मना है जिसे लॉ ने मना कर दिया हो, जो ऐसी चीज़ हो जो अगर इजाज़त देते हैं तो खदशा है कि लॉ टूट जाए, फ्रॉडुलेंट है, तकलीफ़ पहुंचाता है किसी को, या गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये गलत है, तो वो उससे हमारा ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन गलत हो जाती है। अब एक अजीब से 2 जुमले लिखे हुए हैं, वो कहते हैं किसी भी सिंगल कंसिडरेशन का एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट या किसी भी अलग अलग कंसिडरेशन का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट अगर अनलॉफुल है तो एग्रीमेंट वॉइड है। एक एग्रीमेंट में 6 कंसिडरेशंस हैं, उन 6 में से एक वॉइड है, पूरा एग्रीमेंट वॉइड। एक एग्रीमेंट के 3 पर्पज़ हैं, पर्पज़ में से एक पर्पज़ गलत है, पूरा एग्रीमेंट गलत। एग्रीमेंट के पर्पजेज़ में से कोई एक पर्पज़ या कंसिडरेशन में से कोई एक। अब आप कहेंगे कि सर अब तो बता देंगे पर्पज़ और कंसिडरेशन में क्या फ़र्क है। पर्पज़ है ऑब्जेक्ट, मकसद क्या है, कंसिडरेशन है चीज़ क्या है। आटा अगर बेचा जाए तो ये एक लॉफुल कंसिडरेशन है, लेकिन अगर इस नीयत से ख़रीदा जाए कि जब शॉर्ट हुआ होगा तो महंगे पे बेचा जाएगा, ऑब्जेक्ट गलत है। ऑब्जेक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की वजह, और कंसिडरेशन क्या है, आपको मिल क्या रहा है कॉन्ट्रैक्ट से। तो कॉन्ट्रैक्ट में जो दोनों पार्टीज़ को एक दूसरे से मिलता है वो कंसिडरेशन है, और जिस इरादे से वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिस चीज़ को हासिल करने के लिए जिस मकसद से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो मकसद कंसिडरेशन है। तो अगर दूसरे मुल्क से स्मगलिंग करके पाकिस्तान माल आए तो स्मगलिंग गलत ऑब्जेक्ट है, बट जो माल आया हो सकता है वो लॉफुल हो, तो कंसिडरेशन भी लॉफुल होनी चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट का मकसद भी लॉफुल होना चाहिए। यहाँ एक डिबेट है जो चैप्टर 7 में जाके आती है कि अगर इलीगल पार्ट को सेपरेट कर नहीं सकते तो पूरा एग्रीमेंट गलत होगा, लेकिन इलीगल पार्ट को सेपरेट कर सकते हैं तो सिर्फ इलीगल पार्ट रिजेक्ट होगा और बाकी ओके हो जाएगा। नीचे की 2 एग्जांपल्स जो है वो वहाँ पे चैप्टर 7 में थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिफाई होंगी, यहाँ पे किताब में नहीं लिखी हुई। मैं आपको समझा ही रहा हूँ कि वो टॉपिक इस टॉपिक से कनेक्ट करता है, तो आपने यहाँ पे नोट कर लेना है कि चैप्टर 7 से इसका लिंक है। हम जल्दी से पास पेपर्स की तरफ चलते हैं। कैपेसिटी ऑफ पार्टी, 2 सवाल नजर आ रहे हैं, हम रिवर्स ऑर्डर में पढ़ते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एवरी पर्सन इज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। हर बंदा कंपिटेंट है अगर वो मेजर हो और साउंड माइंड हो। मैं कह दिया हर बंदा जो मेजर भी हो और साउंड माइंड भी हो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस इन विच पर्सन मे नॉट बी एबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट डिस्पाइट मीटिंग द अबव कंडीशन। इसके अलावा भी कुछ ऐसी शराइत हैं, आप कहेंगे हाँ जी वो 4 शर्तें। एलियन एनिमी, वो जो दूसरे मुल्क का एक वो दुश्मन है आपका, या इंसॉल्वेंट बंदा है, या वो जो जेल के अंदर बैठा हुआ बंदा है, या जो एम्बेसडर्स वगैरह हैं, तो वो आपने लिस्ट देती। रट्टे वाला सवाल सीधा सीधा। 4 मार्च को एलिया एग्रीड टू सेल हर एंसेस्ट्रल ज्वेल्स टू सलमा एट डिस्काउंटेड प्राइस। जी 4 मार्च को एलिया ने कहा कि वो अपने अबौ अजदाद के जो जेवरात हैं वो सलमा को बेचेगी डिस्काउंटेड प्राइस पे। और नेक्स्ट डे सलमा केम टू टेक डिलीवरी। जब नेक्स्ट डे सलमा वो चीज़ें लेने आई तो एलिया के ब्रदर ने कहा, जिसके पास वो जवाहरात पड़े हुए थे, उसने डिलीवरी नहीं दी, वो सामान नहीं हवाले किया। क्यों? ऑन द प्रेमाइज, ऑन द कंडीशन। पेपर में अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ नज़र आए ना, आपने पूरे जुमले का बामुहावरा तर्जुमा करना है। अगर समझ आ जाए तो इग्नोर कर देना है कि वर्ड आपको आता है या नहीं आता। पेपर से फारिग होकर उसको ज़रूर गूगल पर सर्च करना है, लेकिन पेपर में बैठ के एक वर्ड ना आने की वजह से सवाल छोड़ नहीं देना। आपने पूरे जुमले को समझ के उसका कॉन्टेक्स्ट समझना है। अब मुझे नहीं पता प्रेमाइज क्या है फॉर एग्जांपल, तो हम कहेंगे उसने ऑन द पता नहीं क्या ये कह दिया कि एलिया वॉज एडमिटेड टू मेंटल हॉस्पिटल और देयरफॉर हर अर्लियर एग्रीमेंट टू सेल द ज्यूज वर नॉट वैलिड। उसने कहा वो तो मेंटल हॉस्पिटल में, उसने जो वादा किया था वो तो वादा ही गलत है, वो तो दिमागी अस्पताल में। अब मामला नाजुक हो गया। क्या एलिया का भाई जस्टिफाइड है? सवाल ने आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो है वो अगले दिन पता ये लगा, बताया ये गया कि वो होशो हवास में नहीं है। आज शायद उसे दौरा पड़ गया हो, कल तो होशो हवास में थी। एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या था, सवाल ये नहीं बता रहा। तो आप ये कहते हैं कि भाई लॉ ये कहता है कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट आपको होशो हवास में होना चाहिए। अगर एट द टाइम वो होश में थी तो अब बेशक मेंटल हॉस्पिटल में चली गई हो, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। लेकिन अगर एट द टाइम भी वो पागल थी तो फिर जो है ये मामला, तो इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पे आता है जो कंफर्म करता है। ये कल अगर भाई से पूछ लेती तो शायद बात बन जाती, तो आज ये मामला थोड़ा पेचीदा हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना होगा, सिचुएशन में कहना होगा कि अगर वो साउंड थी एट दैट टाइम तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, और अगर वो साउंड नहीं थी तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। सवाल ये नहीं बता रहा कि एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट क्या था। आज उसने कहा मेंटल हॉस्पिटल में है,
अगर कल मेंटल हॉस्पिटल में होती तो आपको भी पता होता। तो इसलिए सवाल थोड़ा सा ओपन है, तो आपने दोनों तरफ से उसको आंसर किया। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन में एक सवाल नजर आया। एग्रीमेंट किसे कहते हैं, कब एग्रीमेंट वॉइड होता है, वो सर्कमस्टांसेस बताएं जहां ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट अंडर विच ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, अच्छा ये रिपीट हो रहा है, सर्कमस्टांसेस अंडर विच ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट विल बी कंसिडर इलीगल। एग्रीमेंट क्या होता है और एग्रीमेंट कब वॉइड होता है, वो कौन सी सिचुएशन है जहां एग्रीमेंट इलीगल माना जाएगा, वो 5 बातें आपको अच्छी तरह से आती हैं। देन कंसिडरेशन, कंसिडरेशन में भी रिवर्स ऑर्डर में आते हैं। डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस अंडर विच एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज कंसिडर वैलिड एंड बाइंडिंग। वो सिचुएशंस बताएं जहां एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन होने के बावजूद भी वैलिड होता है। आप कहेंगे गिफ्ट अगर प्रॉपर ट्रांसफर हुआ हो, टाइम बार डेट अगर बाद में लिख के वादा कर लिया जाए, नेचुरल लव एंड अफेक्शन लिखा हुआ और गवर्नमेंट में रजिस्टर हो जाए, प्रॉमिस टू कंपनसेट पास्ट अगर जाके इकरार कर लिया जाए तो उसकी शराइत लिखेंगे। 7 नंबर का सीधा सीधा सवाल। ए वॉज बैडली इन नीड ऑफ मनी एंड ऑफर टू सेल हिज मोटरसाइकिल वर्थ 50,000 टू बी फॉर 10,000। ए को पैसों की जरूरत थी, उसने 50,000 की चीज़ 10,000 की बेच दी। बी ने ऑफर एक्सेप्ट कर ली, लेकिन बिफोर द मोटरसाइकिल कुड बी डिलीवर ए रिसीव अनदर ऑफर फॉर 35,000। इससे पहले कि मोटरसाइकिल देता किसी और ने आके 35,000 की ऑफर भी करा दी। ए ने बी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया और कह दिया तुमने तो कंसिडरेशन ही बड़ी कम दी थी, मुझे तो अच्छी कंसिडरेशन मिल गई है। आप कहेंगे नहीं, कानून ये कहता है कि कंसिडरेशन होनी चाहिए चाहे इन्हें एडिक्वेट हो। अगर पार्टीज फ्री माइंड थी तो 10,000 वाला पुराना कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। और इज ए लाइबल टू बी फॉर डैमेजेस, हाँ जी ए लाइबल है अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। ऊपर चलते हैं। तारिक प्रॉमिस टू पे ताहिर फॉर हिज सर्विसेज वट एवर अमाउंट तारिक माइट थिंक रीजनेबल। तारिक ने ताहिर से कहा कि मैं तुम्हारी सर्विसेज के उतने पैसे दूंगा जो मुनासिब लगेगा। ताहिर इज नॉट डिससेटिस्फाइड विद द अमाउंट पेड बाय तारिक। ताहिर और तारिक के दरमियान जो मामला हुआ, अब एक डिससेटिस्फैक्शन है कि भाई ये तो अमाउंट सही नहीं दी गई। बताएं क्या ताहिर सू कर सकता है? सर्टेनिटी नज़र नहीं आ रही अमाउंट कितनी है। अगर एक अमाउंट डिफाइन हो जाती और कम होती और वो मान गया होता तो बाद में वो नहीं रो सकता था, लेकिन इस वक्त अमाउंट डिफाइन नहीं हुई तो इनएडिक्वेसी से बात आगे चली गई है, सर्टेनिटी मिसिंग हो गई है। इस सवाल से एक बात पता लगेगी, हो सकता है इस सवाल को कुछ लोग सर्टेनिटी में ले जाएं, हो सकता है कुछ लोग इसको इनएडिक्वेसी की तरफ ले जाएं। दिस कैन हैपन। आई कैप में एक एक सवाल के कई कई जवाब भी हो सकते हैं। उनके जो चेकर्स हैं उनके पास कई दफ़ा 5-5 सोल्यूशन होते हैं एक सवाल के, कि उस लॉ के मुताबिक यूँ जवाब हो सकता है, उस लॉ के मुताबिक। दिस कैन हैपन कि एक बंदे का जवाब दूसरे से फ़र्क हो। जब आप सोल्यूशन देखेंगे उसमें किसी एक एंगल से जवाब मिलेगा, बट दिस कैन हैपन कि किसी और एंगल से आपने सोचा है। तो ऐसे में किसी टीचर को, किसी कुलीग को मेल करके या मैसेज करके पूछ लिया करें कि मैंने यूँ सोचा है तो बताओ क्या ये मेरी सोच सही लग रही है। डन। तो इसका इनएडिक्वेसी की तरफ से भी जवाब हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर जवाब है कि इसमें अमाउंट की सर्टेनिटी नज़र नहीं आ रही। एक कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट होता था पुराने ज़माने में पे, लेकिन अब वो अवेलेबल नहीं है। इन केस ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग स्टेट द कंडीशन स्पेसिफाइड अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच मस्ट बी फुलफिल टू मेक अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। ये सिचुएशन पढ़ें और बताएं कि आप क्या करेंगे इसको बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। फरवरी 2014 में राहील ने प्रॉमिस किया कि वो 3 लाख देगा समीर को, एक डेट 5 लाख का जो कि मार्च 2010 में ड्यू था। मार्च 2010 में ड्यू था, 3 साल गुजरने के बाद मर गया होगा। अब वो कहता है कि जी मैं आपको 3 लाख दूंगा, तो ये कब वैलिड होगा? जब रिटर्न होगा और उसको बाकायदा उस बंदे ने साइन किया होगा जिसने पैसे देने हैं। शाजिया प्रॉमिस टू पे 100,000 टू हर ब्रदर रऊफ ऑन अकाउंट हज यूनिवर्सिटी फ़ी फॉर 3 ईयर्स। 3 साल की फ़ीस के उसने कहा मैं तुम्हें 1 लाख रुपए तुम्हारी फ़ीस की, तुम्हारी यूनिवर्सिटी के ड्यूज़ भरूंगी। नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, राइटिंग में हो और रजिस्टर हो तो वैलिड हो जाएगा। मिसेज इकराम वो सर्चिंग फॉर अ हाउस फॉर हर फैमिली इन सिटी पॉश लोकेलिटी, और उसके ग्रैंडफादर ने ये वादा किया कि वो 1 मिलियन उसको देंगे गिफ्ट। घर खरीदने हैं, उन्होंने कहा 1 मिलियन मैं तुम्हें गिफ्ट कर दूंगा। आफ्टर फाइनलाइजिंग द डील मिसेज इकराम ने फिर नदीम से, जो कि दादा थे, उनसे कहा कि जी आप 1 मिलियन दे, आपने वादा किया था। उन्होंने कहा सॉरी भाई, वो मैंने कोई नहीं देने पैसे। मिसेज इकराम ने दादा के खिलाफ केस कर दिया कि एनफोर्समेंट ऑफ प्रॉमिस। अब वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें मिसेज इकराम जो है वो दादा से अमाउंट रिकवर कर सकती हैं? अगर तो वो वादा अगर ट्रांसफ़र कर दिए होते तो बात और थी, वो तो कंप्लीटेड गिफ्ट है। अब चूंकि नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, लिख के वादा होता, रजिस्टर हुआ होता और नियर रिलेशन हमें नज़र आ रहा है कि ग्रैंडफादर है, तो फिर ये वादा एग्जीक्यूट हो सकता है।
इंडिपेंडेंट सिनेरियो को आपने बताना है। मुनीर वांटेड टू कंप्लीट हिज बैचलर डिग्री फ्रॉम यूरोप, वो यूरोप जाना चाहता है। हिज पैटर्नल अंकल फुरकान बट हैज़ प्रॉमिस हिम टू पे 2 मिलियन बाय वे ऑफ अ गिफ्ट। अब आपको नहीं पता पैटर्नल क्या है, कोई मसला नहीं। हिज पता नहीं कौन से वाले अंकल फुरकान बट ने वादा किया है कि वो 2 मिलियन देंगे गिफ्ट के तौर पे जब वो एडमिशन कराएगा। जब उसने एडमिशन कराया तो उसने कहा जी वो आपने 2 मिलियन देने का वादा किया था। चेक करें, किताब को भी पता है कि तालीम कितनी महंगी है। नीचे पॉश एरिया में घर खरीदना था और 1 मिलियन का लोन था, इधर यूनिवर्सिटी की फ़ीस भरनी है 2 मिलियन। एजुकेशन में सिर्फ एक ही चीज़ सस्ती रह गई है, सीए कॉलेजेस, बाकी जो है ना वो हर तरफ एजुकेशन को आग लगी हुई है। तो मार्केटिंग भी हो गई कॉलेजेस की। आफ्टर ये फुरकान बट ने रिफ्यूज़ कर दिया, उसने कहा जी मैंने कोई नहीं पैसे देने। तो बताएं वो क्या शराइत हैं जिसमें पैसे दिए जा सकते हैं। अब आपको नहीं पता पैटर्नल अंकल का क्या मतलब है, तो अब आप कहेंगे अगर तो ये रिलेशन नियर है, अगर पार्टीज़ में एक रियल नेचुरल लवर अफेक्शन है, अगर लिखा गया है और रजिस्टर हुआ है तो ये पाबंद होंगे। आखिरी सवाल, अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस इन विच एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन कंसिडर्ड टू बी वैलिड। एक दफ़ा इसी तरह से डिस्कशन हो रही थी, मैं लोगों से कहा था कि ये सिनेरियो इस तरह से कर लें और रट्टे वाले सवाल भी आते हैं। तो एक स्टूडेंट ने कहा कि सर अब पिछले 3 साल से ऐसा हो रहा है कि रट्टे वाले सवाल आते ही नहीं। बेचारा फंस गया ये कह के। फिर उसके साथ मैंने बैठ के पिछली 6 की 6 अटैम्प्ट्स में वो सारे रट्टे वाले सवाल दिखाए जो कि कम से कम 35 नंबर के थे, कम से कम। साल पहले ही क्लियर कट रट्टे वाला, ये बड़ा लॉजिकल चैप्टर है लेकिन उन्होंने रट्टा पूछा, तो अगर कहीं रट्टा आए तो आपने उसको भी जहन में रखना है। तो दैट वाज लास्ट क्वेश्चन। चैप्टर 3 हम लोगों ने पास पेपर समेत ख़त्म किया। पहले दिन का टारगेट अल्लाह का शुक्र है हमारा पूरा रहा। अब सिर्फ 4 दिन की दिक्कत रह गई है। कोशिश करें कि साथ रहें, रात में अपने तौर पे भी तैयारी करें, सुबह में तैयारी करें। जो टेस्ट उस फोल्डर में अपलोड हुए होंगे, फेसबुक के कमेंट्स में ना वो गूगल ड्राइव का लिंक भी आ रहा होगा, आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर रात में टेस्ट अपलोड हो जाएगा। आपने सुबह में टेस्ट करना है, सोल्यूशन कल अपलोड हो जाएगा। जो सवाल हो फेसबुक पर पूछ सकते हैं, जो लाइव सेशन की पोस्ट है उसमें पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं। काफ़ी सारे तरीके अब आपके पास मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं।